जिंदगी में कोई खुशी ना थी, फिर भी शादी से पहले खुश रहा करती थी। हरदम हंसना बोलना, सहेलियों की महफिल मुझ बिन सुनी होती। शादी हो गई तो दुनिया बदल गई। चंद दिन सुकून के गुजरे, फिर मुझे चुप लग गई। लगता था जैसे बहुत कुछ गुम हो गया है। वो हंसना हंसाना, सखियों संग आना जाना, सभी जैसे ख्वाब हो गया। मैट्रिक में थी, अब्बू बीमार हुए। एफए किया तो वो हमें खैरबाद कह गए। आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा रह गया। जल्द ही फ़िक्रे माश ने आ घेरा। अम्मी टीचर बनाना चाहती थी और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मेरी एक सहेली गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसने इंटरव्यू दिया और एयर होस्टेस मुंतखब हो गई। तभी से मुझको इस जॉब में कशिश महसूस हुई। शहला बताती थी कि एयर होस्टेस की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, जबकि टीचर्स को प्राइवेट स्कूल वाले इतनी भी उजरत नहीं देते कि स्कूल आने जाने का खर्चा ही निकल आए। ऐसी नौकरी में भला दिन कैसे फिर सकते थे। अम्मी ने बहुत मना किया कि रात की ड्यूटी करना पड़ेगी, क्यों कर घर से बाहर रहोगे। मैं ना मानी। जिंदगी सुधारने के ख्वाब आंखों में बसाकर हवाई मेजबान होने का अरमान लिए इंटरव्यू देने चली गई। शहला ने मदद की और मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। मैं एयर होस्टेस मुंतखब हो गई। क्या बताऊं वो दिन मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आया था। एयर होस्टेस के तौर पर पहला सफ़र करने से पहले ही हवाओं में उड़ने लगी थी। तरबियत मुकम्मल हो गई और मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इन दिनों मैं बेहद खुश थी। अभी ड्यूटी देते साल भी ना हुआ था कि कुदरत ने तहसीन साहब से मिलवा दिया। वो लाहौर से कराची जा रहे थे। इस फ्लाइट पर मेरी ड्यूटी थी। दुराने सफ़र कुछ इस अंदाज से हम कलाम हुए कि इनका शाइस्ता अंदाज दिल में घर कर गया। जब जहाज़ ने लैंड किया और मुसाफिर हैंड बैग वगैरह संभाल कर बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैंने भी अज़राए अखलाक रख लिया। ड्यूटी देकर घर आई तो बार बार तहसीन साहब का चेहरा निगाहों में आने लगा। ना जाने कैसा जादू था इन खामोश और गहरी आंखों में कि रात भर नींद न आई। तभी पर्स से कार्ड निकाल कर देखने लगी कि कौन है। पूरा नाम पता दर्ज था। पेशा गोल्ड असमत लिखा था। गोया सराफ थे, सोने चांदी के व्यापारी, सोने में खेलने वाले। अल्लाह जाने क्यों कर उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर मालूम कर लिया, जबकि मैं चाहते हुए भी इनको फ़ोन नहीं कर सकी। एक रोज़ इनका फ़ोन आ गया। दिल मुंतज़िर ने सुकून महसूस किया। मैंने पूछा, कहिए कैसे याद किया। पूछा कि किस दिन ऑफ होगा आपका, मेरी वालदा आपके घर आना चाहती हैं। समझ गई कि वालदा के आने का क्या मकसद होगा, क्योंकि तफरी तबा के लिए तल्लक रखना होता तो वालदा को घर लाने की बात न करते। मैंने बताया कि इस इतवार को मेरा ऑफ है। वो इतवार को शाम 4 बजे अपनी वालदा के हमरा हमारे करीब खाने पर तशरीफ़ ले आए। इनकी माँ ने लगी लिपटी रखे बगैर अम्मी जान को आने का मकसद बता दिया कि तहसीन बेटे के रिश्ते की ख्वाहिशमंद हूँ। इसको आपकी बेटी दुराने सफ़र पसंद आ गई है। उम्मीद है मायूस ना करेंगी। तहसीन भी साथ थे। अम्मी ने उन्हें देखा तो पसंद कर लिया। इनमें कोई कमी ना थी। आंटी को जवाब दिया कि 2-4 दिन दे दीजिए, बेटी से पूछ लूँ। इनके जाने के बाद मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दी। अम्मा को मुझे ब्याहना ही था। हमारे माली हालात अच्छे न थे। खासा पैसा अब्बा के इलाज पर सर्फ हो गया था। इनको गले का कैंसर था। इनका 3 बरस तक इलाज चलता रहा था। वालदा मेरी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहती थी। इनको मेरी रजामंदी मिल गई तो बात तय हो गई। एक हफ्ते के बाद तहसीन की वालदा दोबारा आई। बोली, आप मेरे बेटे की दुकान देख लें। जो मालूमात दरकार हैं इनके पड़ोसी दुकानदारों से ले सकती हैं। हमारा घर भी देखें, ज़ाती मकान है, किसी शय की कमी नहीं, मगर रुखसती में देर ना करें, क्योंकि करीबी रिश्तेदार अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं, इससे पहले कि इनको खबर हो और मामलात ख़राब हों। हम खामोशी से ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। गज़ दबाव डालकर उन्होंने 1 माह में तारीख ले ली। यूं हमें संभलने का मौका न दिया और ये कहकर जहेज़ की ज़रूरत नहीं, निकाह के बाद मुख्तसर वक़्त में रुखसती लेने आ गए। ये अजब शादी थी कि ना शादियाने बजे ना बारात आई। दूल्हा वालों को इस कदर जल्दी थी कि हमें अपने रिश्तेदारों को मदऊ करने का मौका न दिया। सिर्फ हमारी फूफी फूफा और 2 नहायत करीबी अजीज़ शिरकत कर सके। शादी के बाद सास ने कहा कि बेटी मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी। इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, वरना शादी कामयाब न होगी। मुझे मुलाजमत छोड़ने का दुख हुआ, मगर शोहर और सास की खुशनुदी मुकद्दम जानी। शहला कहती रहेगी कि पहले इनके तौर तरीके देख लो। शादी में भी अजलत की है और मुलाजमत छोड़ने में भी जल्दी कर रही हो। ऐसा ना हो कि मुलाजमत छोड़कर पछताना पड़े।
اب سوچنے کا وقت نہ تھا، شادی ہو چکی تھی، اس کی کامیابی کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں نے شہلا کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ 2 ماہ بعد ہی تحسین صاحب گھر سے غائب ہونے لگے۔ کہتے تھے کہ کاروباری سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، تم میری غیر موجودگی کو محسوس مت کیا کرو، بلکہ عادت بنا لو کہ میں گھر نہ آؤں تو بے فکر ہو کر سو جایا کرو۔ اماں تو ہوتی ہیں تمہارے پاس، تم محفوظ ہو، فکر کس بات کی ہے؟ خود کمایا کرتی تھی تو پرس میں ہر وقت پیسے رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا۔ تحسین گھر کے خرچے کے لیے اخراجات کی مد میں رقم اپنی اماں کو دے دیتے تھے، مجھے ایک پیسہ نہ دیتے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے اماں ہیں نا، ان سے مانگ لیا کرو۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ سے مانگتے مجھے اچھا نہ لگتا، اگرچہ جو شے کہتی منگوا دیتی، مگر جیب خرچ کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ شوہر اکثر غائب اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہوتی، پھر تحسین کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی تو ایک انجانے دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ فریاد کر سکتی تھی، کھل کر رو بھی نہ سکتی تھی کہ ساس کہتی تھی کس بات کا رونا ہے، کون سا غم ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ دل پر کیا بیت رہی تھی یہ میرا اللہ جانتا تھا۔ ان کی بے اعتنائی کے باوجود میں ان سے پیار کرتی تھی، ان کا ہر طرح خیال رکھتی کہ میرا گھر نہ بگڑے۔ ساس بھی کہتی تھی صبر کرو، 2 4 بچے ہوں گے تو لوٹ آئے گا۔ رفتہ رفتہ ان کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا رہا اور میں رو رو کر دیوانی ہو گئی۔ ساس کہتی کہ بہو گھبراؤ نہیں، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، خود بخود گھر آ جائے گا۔ بالآخر امی نے ماموں سے کہا تو انہوں نے تحسین کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ دکان پر ہی ہوتے ہیں، گھر نہیں آتے تو اس کا سبب ان کی کاروباری مصروفیت ہو سکتی ہے۔ امی کیسے اعتبار کرتی، انہیں شک ہوا کہیں دوسری بیوی موجود نہ ہو۔ ایک روز وہ بولیں چلو دکان پر چل کر پتہ کر لیتے ہیں، جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی دکان پر نہ آنا۔ اس بار وہ بہت دن نہ آئے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی۔ ماں کا کہا مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار ان کی دکان پر چلی گئی۔ تحسین دکان پر نہ تھے، ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ آ جائیں گے۔ میں اپنے شوہر کی حکم عدولی نہ چاہتی تھی، اماں کی شے پر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا ایئر کنڈیشنر تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں وہاں آئیں اور بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی شاپ ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم نے کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئی ہیں۔ میری بچی کی شادی ہے، خاتون نے بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ خیر سنار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا کیا تحسین صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئی ہیں؟ ہاں، کئی دنوں سے گھر نہیں آئے، بچی بیمار ہے تو میں والدہ کے ساتھ آ گئی ہوں۔ بے اختیار سچ میرے منہ سے نکل گیا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا ایسے شخص سے یوں کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج ایک بچی ہے، کل 2 بچے اور ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گی؟ ہمارے یہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی، میں نے کہا تو وہ بولی تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے، میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات انہی سے بنوائے ہیں، مجھے ماں سمجھتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے صبر کرنے کی عادت ہے آنٹی جی، بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں، وہ مگر ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ بیٹی اب کچھ بے چین تھی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے، اللہ جانے تحسین کو اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے۔ ایڈوانس رقم لے لیتا ہے، پھر مہینوں چکر لگواتا ہے۔ ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا، بولا باجی نغمہ ابھی تک نہیں آیا، کدھر ہے وہ ملعون؟ مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں یہ کنبا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکے نے میری جانب دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ماں بولی تحسین میاں کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونکی، گویا دوسری بھی کوئی ہے۔ امی جان نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا، کیا ان کی دوسری بیوی بھی ہے؟ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا۔ ہاں، یہ جو سامنے بیٹھی ہیں میری بہن، یہ ان کی دوسری بیوی ہیں، لڑکے نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی، عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ دوسری بیوی ہیں۔
बहरहाल इतना दिल दुखा कि चकनाचूर हो गया। जब्त करने के बावजूद बंधन टूट गया और आंखों से आंसू बह निकले। मुलाजमत भी इनके कहने पर छोड़ दी थी। अब क्या होगा, ये अंदेशा भूत बनकर डराने लगा। मेरी हालत देखकर अम्मी ने मेरा हाथ थामा और घर ले आई। मैं इस दिन किसी हारे हुए जवारी की तरह लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंची थी, जबकि वो खवातीन हमें हमदर्दाना लहजे में मुखातब करते हुए तहसीन को कोस रही थी। उन्हें धोखेबाज फ्राडिया कह रही थी। उन्होंने बातों बातों में मेरे घर का पता भी पूछ लिया था। इस वाक़ये को ज़्यादा दिन न गुज़रे थे कि वो खातून आ गईं और कहा कि तुम्हारी बेटी किसका इंतज़ार कर रही है। इस सांप ने तो हमें भी डस लिया है। अब हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं ये बताने आई हूँ कि इसने एक और शादी कर रखी है। वो अब मेरी बेटी के पास भी नहीं आता और ना खर्चा देता है। अगर इस बात का तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो और इसकी तीसरी बीवी से मिल लो। वो हमारी पड़ोसन की बेटी है, मेरी बेटी की सहेली थी जो अब सौतन बन गई है। मैंने कहा, देखकर क्या करूंगी, जहाँ एक वहाँ दो। लेकिन इस खबर ने दिल को बहुत तड़पाया। मैंने अम्मी से कहा कि आप जाकर देख लें, क्या पता इस बात में कोई गलत फहमी हो। खातून के साथ अम्मी गईं। वो एक खूबसूरत लड़की के घर ले गईं, जहाँ नई नवेली दुल्हन से मुलाकात कराई, जिसकी उम्र 17 बरस होगी। हुस्न में मिसले माहताब थी। बोली, हाँ मैं तहसीन की बीवी हूँ। हमारी शादी को 15 रोज़ हुए हैं। वो मेरे लिए घर ले रहे हैं। तब तक मेके में रहूंगी। वो खातून अम्मी को अपने घर भी ले गई, जहाँ इनकी बेटी नगमा से मुलाकात हुई। वो रंजीदा थी। कहा कि आप लोग बेशक इस फ्राड शख्स से बंधन कायम रखें, मैं तलाक ले लूंगी। अभी बच्चे नहीं हैं, कल को हो गए तो इनको पालना मुश्किल हो जाएगा। ये शख्स अब एक शादी और कर लेता है तो पिछली बीवी का खर्चा बंद कर देता है। मुझे 6 माह से खर्चा नहीं दिया, इसलिए इस रोज़ हम दुकान पर गए थे। अकल का तकाजा यही है कि इस बेवफा से किनारा कर लिया जाए। वो तलाक की राह दिखाकर चली गई, मगर मेरी सोचों में आग लगा गई। अब दिल यही चाह रहा था कि ऐसी जिंदगी से निजात पा लूं कि मैं रूखी सूखी में भी शराफत से गुजर कर रही थी और वो इजाज शादी पर शादी किए जा रहा था। मेरी क्या अपनी बच्ची की भी परवाह न थी, सिवाय महरूमियों और इंतजार के करब के। और दिया ही क्या था इसने मुझे। मैंने मेके में डेरा जमा लिया और लौटकर घर न गई। चंद दिनों में घुल घुल कर आधी रह गई। 30 बरस की उम्र में बूढ़ी नजर आने लगी। तहसीन आए तो सीधे मुंह बात न की, उल्टा नाराज हुए कि दुकान पर क्यों आई थी, जब मैंने मना किया था। अगर दोबारा ये गलती की तो तलाक दे दूंगा। दे दो तलाक, मैं कौन सा खुश हूँ तुम्हारे साथ। गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने मुझे एक साथ 3 तलाकें देकर कहा कि लो ये शौक भी पूरा कर लो। मेरा दिल लहू लहू हो गया। एक रोज़ मेरी सास रोनी सूरत बनाकर मेरे पास आई। अफसोस करने लगी कि बहू, तुमने होश से काम ना लिया। किन औरतों का एतबार कर लिया। वो इस बाजार की औरतें हैं, पैसे की गुलाम हैं। तुम शरीफ ज़ादी हो, इनके कहने पर आ गई। तलाक का लफ्ज़ मुंह से क्यों निकाला। मर्द को इस तरह नहीं उकसाना चाहिए। अब क्या मिला तलाक लेकर। मैं जानती हूँ कि इसने तुम्हारे सिवा किसी से इनकार नहीं किया, लेकिन अब नगमा से कर लिया है, फिर भी पछता रहा है। अरे नादान, तेरी तो तीसरी का तो नगमा ने स्वांग भरा था, तुमको जलाने और बदसन करने के लिए। वो लड़की नगमा की सहेली थी, असल बीवी तुम ही थी, वरना अपने घर में मेरे साथ तुमको क्यों रखता। तुमने अपनी बच्ची का भी ख्याल न किया। जलापे में तलाक का मुतालबा कर दिया। अरे बेटी, बीवी तहम्मुल से काम ले तो ये चुड़ैलें कदम नहीं जमा सकती, मगर इस चालाक औरत ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए, इसलिए कि अपने कदम जमा सके। नगमा बिलाखिर तहसीन से निकाह करने में कामयाब हो गई। मेरी खुशियों को डसने वाली मैंने किसका एतबार कर लिया। मेरा घर तो मुझसे छिन गया। ज़्यादा दुख इस बात का है कि मेरी बच्ची बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई। किसी के बहकाए में आकर जहर का प्याला पिया तो अब कौन सा सुकून है। आज तक दर दर की नौकरियां कर रही हूँ, वालदा फौत हो गई हैं। कोई बहन है न भाई, सहेली और न गमगुसार। नौकरी की थकन भी औरत के लिए जानलेवा होती है। ये तो वही जाने जो नौकरी करती हैं। मैं नगमा की जिंदगी का कांटा थी, मुझे निकाल कर इसने मुराद पा ली। सोचती हूँ अगर सुहागन ही रहती तो अच्छा था। शौहर जैसा भी था, कभी घर आ ही जाता था। माशरे में इज्जत भी थी। गुमान था तलाक लेकर सुकून मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आज तक बेसुकून हूँ।